अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात की। मंडी बहाउद्दीन में हुआ ज़िमनी इंतखाब और इमरान खान साहब का पैगाम और उनका बयान खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातों के लिए। साथ में तुर्की में हुआ इंतखाब भी आज प्रोग्राम में ज़ेर बहस रहेगा और रोहिंग्या मुसलमानों की हालत पर भी हम आज प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई, 8 बजे ख़त्म, 8 बजे शुरू होकर जी 8 बजे सुबह शुरू हुई और 4 बजे दोपहर ख़त्म हो गई। दोपहर नहीं, बाद दोपहर। और इसमें 24 नशिस्तें हैं जनाब और 6.5 लाख से ज़ायद वोटर्स हैं जिन्होंने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। और इसके अलावा आपको बता दें कि 5,500 फौजी जवान भी आज तैनात रहे दिन भर। मजमूई तौर पर शामिल सब तासुर यही बन रहा है कि पुरअमन पोलिंग हुई है गिलगित बल्तिस्तान। 268 उम्मीदवार, 67। ठीक। हाँ, यानी जो खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं और फिर आज मंडी बहाउद्दीन में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है तो मार धाड़ से भरपूर और अल्जामात से, तो उस पस मंज़र में जो आज गिलगित और बल्तिस्तान में बड़े पुरसकून अंदाज में यानी वोटिंग हुई, पोलिंग हुई। हालांकि चलास, दियामिर और एक दो और जगहों पे कुछ सेंसिटिव एरियाज थे, कंसर्न्स थी। तो अब क्योंकि फौज की निगरानी में इंतखाबात हुए, हाँ स्काउट्स भी थे वहां पे वैसे फौज के साथ, इसलिए एक अमन रहा। और दूसरी बात यह है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं ना, एक तो यहाँ लिटरेसी परसेंटेज बहुत हाई है, शहर खानदगी जो। दूसरा ये बहुत धीमे मिजाज के लोग हैं और लड़ाई झगड़ा जो है इनकी सरिश्त में नहीं है, उससे दूर रहते हैं। बहरहाल जो भी इसकी वजूहत आप बयान करें, लेकिन हालात आज काबू में रहे। और इसके बाद अब लोग कई कहेंगे कि जहां भी इंतखाबात हों वो फौज की निगरानी में होने चाहिए, क्योंकि फौज जब मौजूद होगी तो फिर कानून हाथ में लेने वालों को हौसला नहीं होगा। तो ये भी इससे तय होता है ना कि बाकी इदारों के बस का काम नहीं है। नहीं, अब पुलिस जो है ना, बाय द पैसेज ऑफ टाइम वो कमजोर हो गई है। उसका एक रोब और दबदबा खत्म हुआ है, क्योंकि उसे लौंडी समझा जाता है हुक्मरान तबके की। ठीक। और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस को खुद मुख्तार करने का तजर्बा हो रहा है, लेकिन अब ये तजर्बा भी कोई ऐसा आसान नहीं है कि एक दिन में लोग इस पर यकीन कर लें। तो पुलिस जो काम करती है लोग उसे पहले इख्तिदार से मंसूब करते हैं और उसकी वजह से उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल पैदा हो जाता है। इसलिए अब आप कराची में भी आप देख ले, रेंजर्स का एक तहक्कुम और है, और फौज का और है, और पुलिस का मामला और है। तो वैसे हमारी जरूरत इस बात की है कि पुलिस का जो वकार है और एतबार वो बहाल किया जाए, वो वापस आए। ये एक बड़ी जरूरी बात है, लेकिन फिर होते होते होगा, एक दिन में तो रोम तामीर नहीं होता। और जैसा जब लास्ट इलेक्शन हुआ तो उसमें तो पीपल्स पार्टी ने 12 नशिस्तें ली, नून लीग ने 3 ली, लेकिन अब जो अभी तक के नताइज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक नून लीग 7 से 8 नशिस्तों पर लीड कर रही है और पीटीआई और तहरीक इंसाफ 3 या 4 नशिस्तों पर, इसी तरह से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन। तो ट्रेंड जो है वो बदला है ठीक ठाक। देखिए, असल में बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ये एक बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल सूबा नहीं है, ये एक इंतजामी सूबा है। ठीक। जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में क्रिएट किया गया 2009 में सदारती ऑर्डिनेंस के ये अच्छा फैसला था। उस वहाँ एक लोगों को एक तरह की ऑटोनॉमी मिली, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने आप को कश्मीर का हिस्सा नहीं समझते, अगरचे कि वो तारीखी तौर पर कश्मीर के राजा के तहक्कुम में रहे हैं, मगर उनका कहना यह है कि ये एक गासिबाना कब्जा था। और आज़ादी मिलने के बाद हमें वहां के लोगों ने बगावत की महाराजा कश्मीर के खिलाफ और पाकिस्तान का झंडा बुलंद कर दिया। तो वहां जब भी आप जाएं, जिन लोग जिससे मिले वो अपने आप को कश्मीर का हिस्सा नहीं समझता। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्योंकि नक्शे में 1947 का जो नक्शा था उससे पहले का वो कश्मीरी इलाके में शुमार होते थे, इसलिए पाकिस्तान ने उसको अपने यानी दस्तूर के मुताबिक अपना हिस्सा नहीं बनाया। और एक उनकी हैसियत जो है वो कश्मीर का हिस्सा होने के तौर पर जरा एक मुख्तलिफ रही है। तो अब ये समझिए आप कि पाकिस्तान का ख्याल रहा कि जब राय शुमारी होगी और कश्मीर के लोगों को मौका मिलेगा अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का,
उस वक्त गिलगित और बल्तिस्तान का मामला भी हल हो जाए। अब मामला यह है कि आजाद कश्मीर जो है वो तो एक अलग रियासत का स्टेटस है उसका, अगरचे वहां भी लोग मुतालबा करते हैं अब कि हमें एक सूबे का दर्जा दिया जाए कि सूबे के इख्तियार ज्यादा हो गए हैं रियासत से, और यहां तो बिल्कुल ये एक इंतजामी यूनिट है और यहां के लोग भी मुतालबा करते हैं कि हमें बाकायदा हिस्सा बना लिया जाए ताकि हमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हासिल हो जाए, सेनेट में हमारी नुमाइंदगी हो, कौमी असेंबली में। बिल्कुल ये अब इसका हल ये है कि एक अबूरी तौर पर आप ये स्टेटस इनको दे दें कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, जब एक आप ये समझे कि मुस्तकिल नहीं है, उनको फैसला करने का जब मौका मिलेगा तो फैसला कर लेंगे, लेकिन उससे पहले उनको उसी दर्जा सेटअप के जरिए ये एक मुनासिब बात होगी। ठीक है, कश्मीर के मामले में भी और हमारे जो जस्टिस मंजूर गिलानी साहब हैं और दूसरे लोग हैं वो तहरीक चलाए हुए हैं इस बात के लिए, ठीक है, कि भाई हम ऐसी आजाद रियासत से बाज आए जिसके इख्तियारात और जिसकी ऑटोनॉमी दूसरे सूबे जो है पाकिस्तान के उनके मुकाबले में कम हो। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो चाहते हैं कि मिल जाए, कौमी असेंबली में नुमाइंदगी हो और सेनेट में हो। ये एक इस पर गौर होना चाहिए और एक अबूरी तौर पर ये इंतजाम कर लिया जाए, ये मुनासिब होगा। सलमान हैदर साहब ने भी ज्वाइन कर तो सलमान हैदर साहब से पूछते हैं कि इस वक्त अभी तो पोल गिनती हो रही है, तो अभी को वाजे नहीं है कि कितनी नशिस्तें किसके पास आएंगी, लेकिन एक बात आप ये समझे कि यहाँ जो गिलगित और बल्तिस्तान है और आजाद कश्मीर भी है, ये इलाके ऐसे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान, यहाँ कोई ऑपोजिशन का मूड नहीं होता यहाँ, जी हाँ, है ना, ये पाकिस्तान के साथ एक ताल्लुक है इनका और ये एक उनकी एक मोहब्बत है। तो गोया पाकिस्तान को जब ओन करते हुए वहां की बरसरे इख्तिदार पार्टी के बारे में वो गमो गुस्सा पैदा नहीं होता जो यहां हमें देखने में आता है रिवायती तौर पर, और अपोजिशन के साथ वो ताल्लुक भी कायम नहीं होता जो कि कहीं बाद हमारे इलाकों में देखने में आता है। तो इसको जरा आप इनकी खास हैसियत के पेश नजर इनसे खास तरीके के यानी आप समझिए कि रवैया की तवक्को रखते हैं और वही यहां मौजूद होता है। ठीक है, तो सलमान हैदर साहब से पूछते हैं कि क्या सूरत हाल। ब्रेक के बाद पूछ लें आप। चलिए ब्रेक वक्त आन पहुंचा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ के हमारे साथी एंकर सलमान हैदर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। इलेक्शन कैंपेन कवर की आज जबकि इंतखाब हुआ तो वहाँ से लाइव मौजूद हैं शाह साहब, और आपने उन्हें कहा था कि आइंदा आपको जहमत कभी कभार देंगे बवक्त ज़रूरत, बिल आखिर उन्हें जहमत हमने दे ली। अच्छा जी सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ? पोलिंग तो हो चुकी है, अब गिनती हो रही है, क्या तवक्को है आपको? जी जी, तवक्को शामी साहब, मुस्लिम लीग नून बाल बाल बची है। कल तक ये था, र्यूमर्स थी कि जो सब्सिडी थी बजट में आटे और नमक पर, वो आटे पर और नमक पर वो ख़त्म कर दी गई है, जिसकी बिना पर एक छक्का लगने वाला था इनके खिलाफ। लेकिन कल जाबी ने भी इसको रेज़ किया था एक ट्रांसमिशन में, और फिर इधर बाकायदा इस सिलसिले में कंपेन भी चलाई गई और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी वो एहतजाज और सड़क ब्लॉक करने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्होंने कहा कि नहीं, ये कुछ मिस कोड हुआ है, हालांकि पेपर के अंदर था, ये बजट पेपर्स के अंदर ये बात थी। उन्होंने तो कहा कि बजट पेपर्स स्टेटमेंट दी और उन्होंने तरदीद की इस बात की। उन्होंने कहा बजट पेपर्स को ठीक तरह पढ़ के दिखाया। चलिए खैर, ये तो एक अलग बात है ना, ऐलान ये कर दिया कि सब्सिडी खत्म नहीं हुई। जी बिल्कुल, इसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून की पोजीशन इधर काफ़ी बेहतर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने अपनी कैंपेन भी भरपूर चलाई। मारवी मेमन आज की तारीख में भी इस वक्त गिलगित में मौजूद है, एज कम्पेयर टू अदर पार्टी। नहीं, मगर पीटीआई का भी बहुत शोर था, खुद इमरान खान वहां गए, जगह जगह गए। तो पीटीआई को कैसे फिर आप देखते हैं, वो उस तरह आगे नहीं बढ़ी क्या? जी शामी साहब, इमरान खान साहब से हमारी बात भी हुई थी, 4 रोज़ का हमने एक इंटरव्यू किया था, तो इमरान खान साहब का खुद ये मानना था कि हम अपनी कैंपेन में कदरे लेट हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी पीटीआई एक बार लॉन्च हो जाए इस गिलगित बल्तिस्तान में। और यही हुआ कि वो 3 दिन पहले चले गए, उसके बाद एक कंटिन्यूटी दरकार होती है कॉर्नर मीटिंग्स की, यहाँ ये सब चीज़ें हमने नहीं देखी। यहाँ लोकल पार्टी, मुस्लिम लीग नून, लोकल लीडरशिप, आपको इससे अंदाजा लगा,
जी बिल्कुल थी। आप उस लीडरशिप का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हल्का नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट हल्का है गिलगित बल्तिस्तान का, और यहाँ की सियासत में बड़ा अहम किरदार है इस हल्के का। उसी के जो पीटीआई के जो कैंडिडेट थे एंड टाइम पर कल वो बैठ गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में, और इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें 1 करोड़ रुपए के हर्जाने का दावा किया है। और कल एजाज चौधरी साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने माना भी है ये बात कि उन्होंने अपनी मर्जी से बैठ गए। नहीं तो क्या क्या किस अब उनकी मर्जी ऐसे वक्त पे क्यों काम आई? क्या कोई लिफाफा सियासत हो गई या कुछ और हो गया, या वो उनका दिल चकस्ता हो गया? कल एजाज चौधरी साहब ये कह रहे थे, जिसके सलमान जो रेफरेंस दे रहे हैं कि जनाब हमारे उम्मीदवारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो मैंने मारवी से पूछा था यही सवाल कि जनाब क्या तरीक़ाकार आप इख्तियार करती हैं डराने के लिए, धमकाने के लिए? तो उन्होंने बात जो तो मैंने देखा ना, वो तो अपनी मर्जी से बैठ गए, अपनी मर्जी से बैठ गए। इधर की सियासत कदरे चेंज है। एट लास्ट फ्रंट पे आपको जितनी भी सियासी जमातें वो नजर आएंगी, इधर पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून। लेकिन आपको इतना बता दूं कि इससे कब जब ये नुमाइंदे बैठ रहे थे, जैसा मेरे पास जो लिस्ट है 271 उम्मीदवार हैं, आपके पास 268 के हैं, वो ये वजह है कि ये 6-7 बैठ गए और कल रात तक कॉर्नर मीटिंग्स चलती रही हैं। मस्जिद कमेटी का कयाम किया गया था, हालांकि इससे कबल कहा जा रहा था कि सियासत को मस्जिद से बाहर लाना है, लेकिन उस मस्जिद कमेटी ने बाकायदा नॉमिनेट किया कि हमारे वोट कम्युनिटी वाइज उन अफराद को दिए जाएंगे, और ऐसा ही हुआ कि आज इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो यूं ही आ रहा है। ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। जिस जगह बैठ के हमें बीपर दे रहे हैं वो बड़ी दिलकश है। दिल नहीं जा रहा कि आपसे दूर हूं, लेकिन आपका दिल चाहता है कि आप वहाँ चले जाए। तो असल में ये जो इसका मतलब ये हुआ कि वहां बाज लोग खड़े ही इसलिए होते हैं कि बैठ जाए अपना या उनको बिठा दिया जाए भावताव करने के लिए। हो सकता है, अब क्या वजूहात मुख्तलिफ। एक एंगल शामिल साहब और भी दिलचस्प है। 24 जनरल नशिस्तें, नून लीग के 24 कैंडिडेट खड़े, पीपल्स पार्टी के 22, पीटीआई के 21, एमक्यूएम के 9, यानी बाकी पार्टियों ने तमाम हल्कों पे उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए। ठीक, लेकिन इतनी कसरत से लोग खड़े हुए हैं तो आजाद उम्मीदवार हैं वो। हाँ, आजाद उम्मीदवार वो भी हैं। चलिए मंडी बहाउद्दीन का आप जिक्र कर लें, वहाँ पे आज खासा हंगामा रहा है। और तो मंडी बहाउद्दीन में तो जो नशस्त थी जी हाँ, वो एजाज चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब जो पाकिस्तान एक तो एजाज चौधरी साहब यहाँ है ना, यहाँ है दूसरे पीटीआई के, हाँ जी, और एक एजाज चौधरी साहब वहाँ है। हाँ जी। अब ये एजाज चौधरी साहब तो अभी तो पंजाब के सदर नहीं रहे ना, अब तो पार्टी तंजीम जो है वो तहलील हो चुकी। अब साबिक सदर पंजाब। तो वहाँ के जो मंडी बहाउद्दीन के एजाज चौधरी से उनकी डिग्री जो है वो जाली करार पाई, इसलिए नाअहल हो गए। और उनकी अब ज़िमनी इंतखाब आज हुआ उनकी जगह पे, और वाकया ये हुआ है कि यहाँ पर, मगर आप पहले तो बताइए ना, ये तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो खड़े थे यहाँ। नून लीग के मुमताज़ अहमद तारड़, तहरीक इंसाफ के तारिक तारड़, और पीपल्स पार्टी के आसिफ बशीर, और काफ लीग के हमजा नासिर। और कहा यह जा रहा था कि असल मुकाबला नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान है। अभी तक जो नताइज हैं 25 से 30 पोलिंग स्टेशन के, उसके मुताबिक तो जो लीड है नून लीग की वो डबल हो चुकी है। अच्छा, असल में अब कल मेरी चौधरी शुजात हसन साहब से और चौधरी परवेज अली साहब से मुलाकात हुई। ठीक, सुबह को 8:30 बजे जस्टिस इफ्तिखार हुसैन साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका जनाजा था। उनकी वालदा नहीं, उनका जनाजा। अच्छा, उनका जनाजा। अच्छा, आप पता नहीं कहाँ कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ओरिया मकबूल जान की वालदा का था, उनकी वालदा का। ठीक, जस्टिस इफ्तिखार हुसैन साहब जो हमारे फवाद चौधरी साहब के अंकल हैं। ठीक। और बड़े दबंग चीफ जस्टिस थे। उन्होंने अपने एक मामलात किए, उनकी एक अपनी कहानियां हैं, और उन्होंने अपने एक तरीके से अपना मामला अदलिया को चलाया, मगर वो एक इससे बिल्कुल एक अलग बात है। तो चौधरी शुजात हसन साहब और परवेज अली साहब से मुलाकात हुई, और उनके साथ ही वो मुझे नाश्ते के लिए ले गए अपने पास। तो उनका ये कहना था चौधरी शुजात हसन साहब का कि अगर मुखालिफों के सारे वोट इकट्ठे कर लिए जाएं, अच्छा, मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में, तो वोट हमारे सबके ज्यादा निकलेंगे इकट्ठे होकर। अच्छा, गोया वो इस तरीके से तो कोई इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दे रहे थे। ठीक, अब देखते हैं कि उनकी बात दुरुस्त होती है कि नहीं होती। तो अब ये यहाँ इम्कान इस बात का है कि मुस्लिम लीग नून के वोट खासी बड़ी तादाद में लीड आएगी, ज्यादा हों, और ये जो एजाज चौधरी साहब हैं, इनकी जगह पीटीआई ने जो कैंडिडेट खड़े किए थे वो तारड़ी थे, हाँ। और ये मुस्लिम लीग नून के जो थे मुमताज अहमद तारड़ काफी पुराने सियासी कारकुन हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए भी बड़े एक्टिव रहे एक जमाने में, और तारिक तारड़ थे इनके, जी पीटीआई के। लेकिन पीटीआई के जो लोग हैं, पीटीआई के अक्सर मामलात ऐसे होते हैं
कि टिकट की शिकायत रहती है, जिसको टिकट मिल जाता है यहां भी रही बाकी लोग कहते हैं कि टिकट गलत मिला। हाँ। और जो ये हमारा दही इलाका है ना, उसमें जो उम्मीदवार हैं उनका असर रसूख काफी काउंट करता है, उनकी बरादरी भी काउंट करती है। तो एक नुक्ता नजर ये था कि जो एजाज चौधरी साहब जो डिस्क्वालीफाई हुए, उनके भाई को टिकट दिया जाए और लेकिन वो टिकट उनके भाई के बगैर, तारिक की मर्जी के बगैर दे दिया गया। तो इसलिए बाज हल्के खुद पीटीआई के कह रहे थे कि हमें कोई उम्मीद नहीं है जीतने की। लेकिन बहरहाल हंगामा तो राज, और एक तो मेरा ख्याल एक थप्पड़ भी रसीद कर दिया। वो रुदात क्या है? और फिर मैंने आपसे ये भी जानना है कि आखिर ये बल्दियाती इंतखाब हूँ, ये KPK के इंतखाब हूँ, ये पुरतशद्दुद ही क्यों होते हैं? कब से ये सिलसिला पाकिस्तान में शुरू हुआ? लोग आज बिलखुसूस हमसे पूछते रहे कि शामी साहब से ये सवाल पूछेगा। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मंडी बहाउद्दीन के ज़िमनी इंतखाब की। मंजर सज्जाद मंडी बहाउद्दीन से दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे बिलखुसूस आज जो पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। और ये भी तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने नून लीग के किसी रहनुमा को थप्पड़ भी रसीद किया। तो मंजर सज्जाद हमारे साथ शाम से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मंजर। जी वालेकुम सलाम। ये बताइए क्या सूरत हाल दरपेश रही आज, और ये लड़ाई झगड़े क्यों हुए, क्या वजह थी इसकी? शामी साहब, यहाँ मंडी बहाउद्दीन में आज पहली दफा हमें देखने को मिला कि यहाँ पे जब PTI ने जो एक बिल्कुल डिफरेंट बिहेवियर का जो है वो यहाँ मुजाहरा किया। हम लोग हमारी DSNG पोलिंग स्टेशन नंबर 138 के बाहर मौजूद थी, हम अंदर कवरेज कर रहे थे। हमारे पास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक नाजिम राना सरफराज मौजूद थे। अभी हमने उससे बात करनी थी, इधर हमसे लाइव कॉल पे बात हो रही थी। उसके बाद हमने उनके रहनुमा से उनका मौक़िफ़ लेना था कि उनकी पार्टी क्या कहती है, मंडी बहाउद्दीन में क्या हो रहा है, इलेक्शन में क्या नतीजे आने वाले हैं। तो अचानक ही PTI के जो साबिक MP हैं, जो भी पीपल्स पार्टी से बागी होकर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए हैं के साथ, वो वहाँ मौके पर पहुंचे हैं और उनके साथ दीगर रहनुमा थे। गुजरांवाला डिवीजन से PTI के सदर हैं उस्मान बसरा, वो थे। इसी तरह दिल्ली सदर से फैसल मुख्तार। ये पूरा एक ग्रुप वहां पर ऐसे आया, उनके हाथों में बल्ले थे। हम ये समझे शायद ये प्रोटेस्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो गए हैं, लेकिन जो ही हमारे पास पहुंचे हैं और इन्होंने वहां पर गंदी जुबान इस्तेमाल की, और आते ही जो तारक शाही साहब थे उन्होंने थप्पड़ जो है वो नाज़म जो है राना सरफराज उनको एक रसीद किया, फिर दो, फिर ठुड्डे मुक्के, और वहाँ अजीब बस अचानक कैसा हो गया बगैर किसी सबब के? अचानक सारा कुछ हुआ उनका जब, और वो नारे ये लगा रहे थे कि यहाँ नून लीग थप्पे लगा रही है, जबकि हम लोग ऐनी शाहिदीन है वहाँ मौजूद थे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। हमारी ट्रांसमिशन लाइव जो है वो पोलिंग बूथ के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर जारी है। तो अच्छा, और बाकी मुकामात पे इसी तरह लड़ाई झगड़ा होता है? शामी साहब, मंडी बहाउद्दीन जो है वो आज NA 108 का जो हल्का है वो मुकम्मल तौर पर मैदान जंग बना रहा। ऐसा लग रहा था कि बल्ला मार मार कर तब्दीली लाना चाहते हैं PTI वाले, हर जगह। लेकिन आप ज्यादा जज्बात हाँ, PTI वाले तो ये कहते हैं जनाब कि हमारे कारकुन पुरअमन थे और उन पर तशद्दुद किया गया, जवाबन उन्होंने रिएक्ट किया। वो अपनी जगह बजा फरमाते होंगे कि ऐसा ही होगा, लेकिन हमने यहाँ देखा कि सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त का जो है वहाँ हाथ जो है वो PTI के लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, नौजवान है, यंगस्टर है, तब्दीली लाना चाहते हैं, नए चेहरे देना चाहते हैं, अपने अंदर भी तब्दीली लानी पड़ेगी उनको। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका मंजर, बहुत शुक्रिया आपका। मंडी बहाउद्दीन से मैं रिपोर्ट कर दी, PTI वालों के मौके से बिल्कुल बरक से मैंने बयान किया। मौका होगा, लेकिन वो तो कहते हैं उनके तो रिकॉर्डेड हो गई ना जो कुछ भी एक्टिविटी हुई। असल में देखिए कि जो इसका मतलब ये हुआ कि अब पंजाब में भी जो इंतखाबात होने वाले हैं वहां भी फौज की खिदमत हासिल करनी चाहिए। और हमारा इलेक्शन कमीशन जो है ना, इलेक्शन कमीशन को ये समझ लेना चाहिए कि ये खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में और सिंध भी किसी हद तक में इंतखाबात जो होंगे बखैर वाफियत नहीं होंगे, फौज ही जाइए, और फौज की निगरानी यहाँ जरूरी होगी, वगरना यहाँ भी कुछ तो खून होगा। वो सवाल जो लोग आज पूछना चाह रहे थे कि ये जो पुरतशद्दुद इंतखाबात की रिवायत है पोलिंग की, ये कब से शुरू हुई? क्या ये हालिया माजी का जिक्र है या कोई इसकी रिवायत पुरानी है? ये तो यहाँ तो मशरकी पाकिस्तान से शुरू हुई है ये। अब भुट्टो साहब के दौर में भी जो 77 के इंतखाबात हुए हैं
उनमें धांधली की बड़ी शिकायत थी, लेकिन इस तरह का तशद्दुद नहीं हुआ। यानी यहाँ लोग एक दूसरे पर इस तरह हमले नहीं करते रहे जिस तरह अब तुरंत दस्तों गिरबान नहीं होते थे। तो थोड़ा बहुत कभी को हंगामा हो गया। अब जरूरत है, एक तो जज्बात काफी मुश्तइल हुए हैं, दूसरे जो लीडरशिप्स है ना वो भी जज्बात को मुश्तइल करती हैं। तो पीटीआई को भी इस पर गौर करना पड़ेगा और दूसरी जमातों को भी इस तरफ देखना पड़ेगा, और इलेक्शन कमीशन को भी इस मफरूजे पर काम करना होगा कि हर जगह दंगा फसाद होना है और उसको रोकने के लिए इंतजाम होने चाहिए। बिल्कुल ठीक। आज खान साहब भी बोले धांधली के हवाले से, जो केपीके में से अफ्रीकी इत्तेहाद है उनकी जो एतराज़ात हैं उन पर उन्होंने जवाब दिए। उन्होंने क्या कहा, मैं चाह रहा हूं आप सुन लीजिए जरा खान साहब ने क्या कहा। एएनपी, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, ये तीन पार्टीज कह रही हैं कि नहीं हम एपीसी में नहीं आ रहे, हम री इलेक्शन नहीं चाहते, हम चाहते हैं पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट रिजाइन करें। मैं इन तीन पार्टीज की आज आपको सामने मुनाफिकत एक्सपोज करना चाहता हूं। ये मुनाफिक हैं। यही तीन पार्टीज ने कहा 2013 का इलेक्शन में धांधली हुई। अगर धांधली हुई तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं, आपने क्यों नहीं कहा नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को रिजाइन करने के लिए? बल्कि रिजाइन ही ना करें, आप नवाज शरीफ के साथ जाके खड़े हो गए। इन तीनों जमातों ने उसका साथ दिया। ये मैं इसे मुनाफिकत कहता हूं। आज ये जमातें डिमांड कर रही हैं री इलेक्शन। अब असल में बात क्या है कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि आप इस्तीफा दें नवाज शरीफ साहब, और ये जमातें कह रही थी कि हुकूमत और असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जा सकती। बिल्कुल ठीक। फिर इमरान खान साहब ने अपना मौकफ छोड़ दिया, तब्दील कर दिया। अमेंडमेंट काफी। अगर तब्दील ना किया होता तो फिर तो उस वक्त आज उनके पास खड़े होने की जगह नहीं थी। ठीक। और क्योंकि तब्दील कर लिया, इसलिए अब उनसे ये मुतालबा करना, ये बात तो उनकी दुरुस्त है। लफ्ज मुनाफिकत कोई जरा बोझल लफ्ज है। अच्छा। मगर तजाद तो इसमें है ना। और आज देखिए सराजुल हक साहब जो हैं, आज उनसे मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि कितने पोलिंग स्टेशन पर आपके नुक्ता नजर में धांधली हुई। ठीक। उन्होंने कहा 85 पोलिंग स्टेशन पर। 85 ठीक। जमाते इस्लामी को जहां शिकायत है, ठीक, अब वो पोलिंग स्टेशन है नौशहरा के, मर्दान के, सवाबी, और यानी वो उसके सवाब यानी पेशावर के। अच्छा, ठीक है जी। अब यहां 85 है। अब दूसरे जमातों से पूछा जाए, वो कहते हैं ज्यादातर जो शिकायत है वो उन्हीं 3 जिलों के हवाले से। दूसरी जमातों से पूछा जाए तो वो भी इस तरह बता दी। तो मैंने कहा 11,000 इससे जायद पोलिंग स्टेशन थे, अगर उनमें 85 में धांधली हुई है तो फिर आप किस तरह उसके बारे में क्या मिकदार उसकी का तयन करेंगे? और दूसरी जो जमातें हैं उनको भी ये चाहिए किसी कायदे ज़ाब्ते में आए, और जो शिकायत है कोई जो मैकेनिज्म कानून ने दिया है अपनी शिकायत वहां लेके जाएं। वो एपीसी बुलाते हैं, बीपीसी में भी। जब खान साहब ये कह रहे हैं कि हम फौज की निगरानी में वहां इलेक्शन कराने को तैयार हैं, जब वो कह रहे हैं चलिए हम मुत्तफिक हो जाए पूरा इलेक्शन दोबारा कराने को तैयार हैं, तो आप भी फिर कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक रहें। और ये बात तो लगता है ना, ये जो एएनपी है ये तो बिल्कुल यानी जैसे सहमी हुई कबूतरी बैठी थी ना बनके, और अब जरा माशाल्लाह दंदना रही है। तो अब इनको भी चाहिए कि मामलात को जमहूरी तरीके से, कानून के तरीके से हल करें, आगे की तरफ लेके जाएं। ठीक है। और हुकूमत जो है उसको बदलना है तो सवाई असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर दे। ठीक है। यहाँ नाज़रीन वक्त है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं तुर्की में हुए इंतखाबात की, जहां हुक्मरान जमात जो है एक सरिये से महरूम हो चुकी। 41% वोट हासिल करने में सिर्फ ये कामयाब रहे। इस तरह से जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की 13 बरसों से कायम अक्सरियत जो है उसका खात्मा हुआ है। खासा बड़ा सेटबैक है तैयब उर्दवान साहब को। चौथी बार ऐसा हुआ है, यानी 4 आम इंतखाबात जो हैं उनमें ये आगे रही है, और सबसे कम वोट लिए हैं इस बार, यानी 49% वोट लिए थे गुज़श्ता इंतखाबात में जी, और 41% लिए इस बार। 8% कम हुए, और यानी 3 जमातों में वोट तकसीम हुए इनके अलावा। एक तो जो रिपब्लिकन पार्टी है, फिर नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी है, फिर कुर्दों की जो हामी डेमोक्रेटिक पार्टी है वो। तो अब ये जो कुर्द पार्टी है ना,
ये 10%, तुर्की का दस्तूर कहता है कि 10% से कम अगर आपको वोट मिलेंगे तो आप असेंबली में कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकते। ठीक। तो अगर 10% से कम वोट मिले तो फिर वो सीटें तकसीम हो जाती सही दूसरी पार्टियों में। ठीक। तो मगर पहली बार ये कुर्द पार्टी जो थी, हाँ जी, इसने 12% वोट ले लिए और 80 नशिस्तें हासिल कर ली इस बुनियाद पर। और बड़ा एक सेटबैक हो गया AK पार्टी को, जो तैयब एर्दोगान की पार्टी है। और इसके जो लीडर हैं सलाहुद्दीन देमरतास, ये जो पूरी कैंपेन चला रहे थे कुर्द पार्टी। ठीक। ये को 42 साल की उम्र है। अच्छा। खूबसूरत हैं निस्बतन, अच्छी गुफ्तगू करते हैं। हाँ। इनको उनको तुर्की का ओबामा कहा जाता है। अच्छा। इससे ओबामा जो है जिस तरह वो इमर्ज हुए वो तकरीर करते हैं जोरदार। हाँ। उसी तरीके से ये खतीब है फिलबदी। और ये जो है इनकी जो शक्ल सूरत है, इस वजह से इनको सोना मुंडा कहकर अच्छा मुखातिब करते थे तैयब एर्दोगान। अच्छा। और बिल्कुल यानी ये बच्चा है जैसे, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब हुआ ये कि तैयब एर्दोगान के खिलाफ जो कैंपेन चली, हाँ। वो भी कमाल थी। हाँ। और एक जो फतेहुल्लाह गोलन की जमात है, हाँ जी, एक नजरियाती जमात है, वो उनसे भी ठन चुकी थी तैयब एर्दोगान की। तो उसमें बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि तैयब एर्दोगान ने असल में एक सदारती महल तामीर करवाया। हाँ। और उसके कहा गया जो उसके कमोड हैं, हाँ, वो सोने के हैं। हाँ। और फिर वो कस्में खाते रहे कि अगर वो सोने के साबित हो जाए गुसल खाना तो मैं जनाब इस्तीफा दे दूंगा। मगर जो लीडर जो मुखालिफ थे उन्होंने इस पे जोर रखा, उनके अखराजात पर, और कहा जी इतना बड़ा महल बना लिया है। हाँ। तैयब एर्दोगान ने कहा भाई तुर्की एक बड़ा मुल्क बन चुका है। हाँ। और तुर्की के जो प्रेसिडेंट का दफ्तर है या रहायश का है, वो शान की होनी चाहिए। लेकिन ये आइन में भी तो अमेंडमेंट करना चाहिए। असल में अब जो मसला ये हुआ कि तैयब एर्दोगान का प्रोग्राम ये था कि दस्तूर को सदारती बना दिया जाए। खुद उन्होंने ही शर्त लगा दी थी 2 दफा अगर 2 टर्म्स पूरी कर ले आप, 2 या 3 प्राइम मिनिस्टर, तो फिर आपने कंटेस्ट नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता। हाँ। अब वो उनके आड़े आ गई, वो सदर बने। अब वो सदारती कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे जिसमें इख्तियार सदर के पास आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बजाय इसके कि वो उनको 330 के करीब या 35 दरकार थी 550 में अमेंडमेंट करने के लिए। तो अमेंडमेंट करने वो अपनी मेजॉरिटी से भी महरूम हो गए। सबसे बड़ी पार्टी तो AK पार्टी रही, लेकिन वो हुकूमत नहीं बना सकती अकेले। और जो 3 दूसरी जमातें हैं वो बनाने को तैयार नहीं, वो उनकी सब खिलाफ हैं, उनकी मुखालिफ पार्टियां हैं। अब या तो उनमें से कोई टूट कर इनके साथ हुकूमत बनाए, या दोबारा इंतखाब भी हो सकता है, या वो तीनों आपस में मिले, हाँ, तब हुकूमत बना सके। तो ये काफी मुश्किल सूरत हाल है। तीनों मिल भी जाएं तो फिर भी उनको भी मतलूबा वो नहीं, मेजॉरिटी उनके पास आ जाएगी। अच्छा, जब इनके पास नहीं है तो उनके पास जाएगी। ठीक ठीक। लेकिन सर जो कैलकुलेशन ये है कि जब इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, हाँ, तो इनके मुखालिफों के पास चली जाएगी जब वो मुत्तहिद हो जाएंगे। ठीक। तो अब यह है कि नए इंतखाबात की भी धमक सुनाई देने लगी है। हाँ। कि हुकूमत बनेगी भी तो नए इंतखाबात आ जाएंगे। असल में एक बात, तैयब एर्दोगान जो है वो भी कुछ थोड़े अथॉरिटेरियन हो गए और प्रेस के साथ भी उनकी नहीं बन रही थी। जो उनके ऊपर नक्काद थे उन पर वो बरसते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा, उस पर भी ऊपर से। तो लेकिन अब बात यह है कि तैयब एर्दोगान बला के मुकर्रर हैं और बड़े अच्छे मुंतजिम हैं, लोगों को बड़ी अपील करते हैं। हाँ जी। लेकिन एक मसला ये पैदा हुआ इस इलेक्शन में कि तैयब एर्दोगान जो सदर बन गए, तो अब सदर बनने के बाद वो उस तरीके से पार्टी की कैंपेन नहीं चला सकते थे। ठीक। जिस तरह से कि पार्टी लीडर चला सकता है। अब वो दाऊद ओगलो जो थे वो वजीर आजम थे। ठीक। वो उनको वजीर आजम समझा जाता है, एक साया, यानी ये मुखालिफिन कहते हैं ये तो कठपुतली हैं। ठीक। तो अब दाऊद ओगलो की वो शख्सियत नहीं थी कि वो लोगों को इंस्पायर कर सकते। ठीक। अब हुआ ये है कि तैयब एर्दोगान जो थे वो कैंपेन को लीड नहीं कर सके। ठीक। और उनके मुकाबले में जो सलाहुद्दीन थे उनका अपना एक करिश्मा था, तो उन तो नारे लगाए ना, वो लेफ्ट का नारे लगाया। फिर कहा कि ये जो
गेज जो हैं हाँ। उनको भी कंसेशन देंगे। हाँ। ये जो ख्वातीन हैं हम जिन्स परस्त उनको भी सहूलतें देंगे। इस तरह के वादे किए बहुत। इसका मतलब ये हुआ ना कि वो जो यूरोप से नजदीक है नजरियाती तौर पर जमातें, वो अब सेकुलरिस्ट जो थे वो ज्यादा से कई एक्सट्रीम के सेकुलर हैं, यानी और कई जो है जरा मॉडरेट हैं। बहरहाल अब एक तुर्की एक तवील अरसे के बाद एक थोड़ा सियासी जो इस्तेहकाम है उससे महरूम होता नजर आता है। अब देखिए बिलाखिर क्या गुजरती है वहाँ। ठीक है, हमने जिक्र करना था मोदी साहब का जिन्होंने दौरा किया है ढाका का, बांग्लादेश का, और वहाँ जो कुछ उन्होंने खिताब फरमाया, हाँ, जो कुछ उन्होंने कहा उस पर भी म्यांमार के ऊपर भी। हाँ, लेकिन हमारे पास टाइम है कि हम मोदी साहब को थोड़ा जिक्र कर लें, लेकिन तफसीली जिक्र कल कर लें। लेकिन आज सिर्फ एक ही स्टोरी बताना चाहूंगा जो उन्होंने वहां पर खिताब करते हुए कहा कि डिस्पाइट बीइंग वुमेन, असल में तो वो तारीफ करना चाह रहे थे। नहीं, असल में तो वो कह रहे थे ना कि औरत होने के बावजूद इन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। उस पर फिर उनके साथ क्या हुई, वो वॉशिंगटन पोस्ट ने एक स्टोरी छापी, वो चल भी रही है साथ में, जो लोगों ने भारत में भी अमेरिका में भी जो रद्दअमल का इजहार किया कि ये तो आपने तज़हीक की है खातून की, कि इसका क्या मतलब है, हैंडीकैप है। तो खातून की तज़हीक तो उन्होंने की जिससे शादी की थी, हाँ, उसको घर में नहीं बसाया, वो बेचारी कहीं बरसों से कहीं अलग रह रही है। तो अब मोदी साहब ने ये भी कहा कि मशरकी पाकिस्तान जो था ना, जब जो बांग्लादेश की आजादी की तारीख है उसमें इंडिया जो लड़ा है और इंडियंस ने जो हिस्सा लिया है पाकिस्तान के खिलाफ बगावत में, उसका भी एतराफ कर लिया उन्होंने। गोया जो चुप रहेगी ज़बान खंजर तो लहू पुकारेगा आस्तीक। तो अब इंडिया जो है वो खुद अपने गरेबान में झांक कर देखे कि उसने क्या किया है। पाकिस्तान से तो शिकायत होती है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान से दहशतगर्दी हो रही, इससे बड़ी दहशतगर्दी को हो सकती थी कि आप किसी मुल्क के रहने वालों को उसके खिलाफ उकसाएं, ना सिर्फ उकसाएं, उनकी ट्रेनिंग करें, ना सिर्फ ट्रेनिंग करें बल्कि लड़ने के लिए पहुंच जाए उस मुल्क के अंदर, और आज आप एतराफ भी कर और आज उसका एतराफ भी कर लें। तुम शर्म तुमको मगर नहीं आती। ठीक, बिल्कुल ठीक है। यहाँ प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म होता है, मिलेंगे आपसे कल। अल्लाह हाफ़िज़।